आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारियों का अविस्मरणीय योगदान। इसके अंतर्गत हम विभिन्न क्रांतिकारियों के बारे में देखेंगे, जिसमें विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, सागरमल गोपा, दामोदर दास राठी, स्वामी गोपाल दास, केसरी सिंह बारड, प्रताप सिंह बारड, जोरावर सिंह बारड, गोपाल सिंह खरवा समेत सभी महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों का जीवन के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उनकी विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में जानेंगे। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में किस तरीके से अपना योगदान दिया था और जो हमारे स्वतंत्रता का जो पथ है, उस पथ पर अपने संपूर्ण जीवन को इन्होंने क्या कर दिया था, शामिल कर दिया था। जैसे कि एक आपको बात विजय सिंह पथिक के बारे में कहा जाऊँ। विजय सिंह पथिक के बारे में उनका इतना संघर्ष था, इतने वो ज़्यादा घूमे थे कि उनके बारे में कहा भी जाता है कि वो रास्ता भी भटक गए थे नए मार्ग की खोज में। तब उनके बारे में शायद किसी शायर ने एक लिखा है कि मंजिले बेनिशा नहीं मालूम, जा रहा हूँ कहाँ नहीं मालूम, कब गिरे बिजलियाँ नहीं मालूम, कब जले आसिया नहीं मालूम, किसकी है महफिल और किसके हैं जलवे, आ गया हूँ कहाँ नहीं मालूम, है ना। तो इसी तरीके के बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं के बारे में हम आज विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो, 1905 के बाद बदलती हुई जो राजनीतिक परिस्थितियों को अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने स्वीकार न करते हुए क्या कर दिया, दमन चक्र को और भी तेज कर दिया। जैसे भारतीय लोग क्या करते थे, अपने अधिकारों की मांग करते थे, इधर अंग्रेज क्या करते थे, जो निरंतर क्या कर रहे थे, दमन चक्र को बढ़ा रहे थे। देशी राज्यों ने भी अंग्रेजी रुख को देखते हुए अपनी रियासतों में सभी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर शिकंजा कस दिया। जो प्रारंभ के अंदर हालांकि इन देशी रियासतों का सहयोग था, लेकिन बाद में जब विजय सिंह पथिक वाले मामले को लेकर के जब इनके बीच में इनका भेद खुल गया था, तो उसके बाद रियासतों ने अब क्या कर दिया, क्रांतिकारियों की तरफ उन्होंने देखना भी छोड़ दिया था और क्रांतिकारियों के प्रति क्या हो गए थे, ये सख्त हो गए थे। राजस्थान क्षेत्र में जहाँ राजनीतिक व्यवस्था उत्तरदायित्वहीन नौकरशाही पर क्या थी, आधारित थी, है ना, और वहीं दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था सामंतवाद पर टिकी हुई थी। ये जो नौकरशाही ये गैर जिम्मेदार थी, किसी भी तरीके से ये जनता पर नहीं थी, जबकि सामंती व्यवस्था सामंतवाद पर थी, जो किसी भी आधार से समाज का हित नहीं चाहती थी और सामाजिक जड़ता का ये क्या थी, मुख्य कारण थी। ऐसी परिस्थिति में आर्य समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं ने सामाजिक चेतना जागृत करने का बीड़ा उठाया। अगर राजस्थान में किसी ने सामाजिक क्षेत्र में अगर योगदान दिया हो या लोगों को के अंदर जन जागृति फैलाना कार्य किया, तो वो है आर्य समाज। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां जोर पकड़ने लगी थी। भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में अंग्रेजों ने सबसे पहले आधिपत्य की शुरुआत की, तो जहाँ से सबसे पहले अंग्रेजों ने आधिपत्य की शुरुआत की, उसी क्षेत्र से क्रांतिकारी गतिविधियां भी सबसे पहले जो उभर कर सामने आई थी और अंग्रेजों ने जोड़ तोड़ करने का कार्य भी सबसे पहले इसी क्षेत्र में किया था। और बंगाल में सक्रिय इन क्रांतिकारियों ने राजपूताना में भी संपर्क स्थापित करने कर अपने कार्य क्षेत्र को क्या दिया था, विस्तार दिया था। इसमें कौन थे, सचिंद्र सान्याल थे। रास बिहारी बोस जैसे लोगों ने क्या किया था, संगठित करने का काम किया था और संपूर्ण भारत को क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया था। इन क्रांतिकारियों में कौन थे, राजस्थान के जो विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारड, गोपाल सिंह खरवा आदि को नाम हम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। और इनके जो महत्वपूर्ण योगदान है, उन योगदान को भी हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे। इसके बारे में कई अनसुलझी बातों से भी आपको परिचित करवाया जाएगा। तो हम अब देखते हैं विजय सिंह पथिक के बारे में। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, तो जो मैंने पहले भी कहा, आप भूलें नहीं और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम भी आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आएँ, आपके लिए निरंतर मेहनत करने को प्रेरित हो। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब देखो, इसमें देखते पहले मैं थोड़ी भूमिका बताऊँगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, जो विजय सिंह पथिक है, जिन्हें हम रियासती जनता का पहला सिपह सालार भी कहते हैं, भारत के अंदर जो किसान आंदोलनों का जनक भी इन्हें कहा जाता है। बहुत सारी उपाधियां न जाने इनके बारे में कही जाती हैं
और महात्मा गांधी जी ने भी इनके बारे में कहा था। गांधी जी ने जब एक बार इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से और महत्वपूर्ण तरीके से उक्तियां कही थी, और जो हमारे देश बंधु थे, है ना, उनसे गांधी जी ने कहा था, देश बंधु जो CF एड्रूस, उनसे कहा था कि पथिक काम करने वाला व्यक्ति है, जबकि दूसरे सब लोग क्या है, बातूनी है, यानी बातें करने वाले हैं। पथिक सैनिक बहादुर और जोशीला है, परंतु क्या है, जिद्दी है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। तो पथिक सिंह का जो राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है, विजय सिंह पथिक ही राजस्थान के सर्वप्रथम महाप्राण व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था, राजपूताने की रियासतों में जो सामंतित जो तत्वों से टक्कर लेकर उन्हें पहली बार जनशक्ति का क्या करवाया था, बोध करवाया था। इससे पहले सामंत लोग खुद को भगवान मान बैठे थे, यानी उनके वही अपने क्षेत्र के अंदर भगवान है, उस क्षेत्र में कोई उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और वो जैसे अत्याचार करेंगे लोग क्या मानेंगे, उन्हें माई बाप मान करके उनको स्वीकार करेंगे। लेकिन विजय सिंह पथिक ने पहली बार उन्हें परिचित करवा दिया, जब ये जनता खड़ी होगी ना तो तुम्हारी घटिया खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति से इनको परिचित करवाया, पहली बार इन्हें जनशक्ति का क्या करा, एहसास करवाया कि आखिर जनता के अंदर क्या ताकत होती है। पथिक जी ने सबसे पहले जो राजपूताने की जो दबी हुई जो रियासती जनता में न्याय के लिए राजा थे, चाहे जागीरदार था, चाहे शासन था, उनके अत्याचारों के 3 तत्वों का इन्होंने मिक्स किया था, जिसमें 3 तत्व कौन से थे, जो क्रांतिकारियों के भी थे, अहिंसावादी भी थे, और जो निर्भीक साहसवादी व्यक्ति थे। इन तीनों का ही, यानी जो हम कह सकते हैं त्याग, देशभक्त और अजय योद्धा होता है, उसकी जो साधना होती है, वो तीनों गुण विजय सिंह पथिक के अंदर भरे हुए थे। इसी कारण उन्होंने साहस और निर्भीकता के साथ इन तीनों ही शक्तियों से क्या किया था, लोहा लेने की भावनाएं जनता के अंदर जागृत की थी, और उन्हें अत्याचारी और जो कह सकते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के उस समय के लोग थे, उनके विरुद्ध क्या किया था, खड़ा करने का महान कार्य इन्होंने किया था। इसी कारण आज इतिहास में हम देखते कि उनका कोई मुकाबला नहीं था। अब हम देखते हैं उनके बारे में विस्तार से, है ना। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। देखो, इनके जन्म के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं मिलती कि इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन कई सारे लोग इनका 1882 के अंदर इनका जन्म मानते, लेकिन मृत्यु के बारे में इनका पूरा उल्लेख मिलता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। क्योंकि इनके बारे में, जन्म के बारे में इतना ही जानकारी हमें मिल रही है कि होली के दूसरे दिन हुआ जन्म, परफेक्ट जो प्रमाणिक जानकारी है, जबकि इनकी मृत्यु है वो हुई है 28 मई 1954 के अंदर हो गई थी। अब देखो, इनका मूल नाम भूप सिंह, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जन्म के बारे में, इनका जन्म जो उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंद जो शहर है, वहाँ के गुठावली नामक एक गांव है, उस गांव के अंदर एक गुर्जर परिवार के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब देखो, इनका जो जीवन काल ही ऐसा रहा कि इनकी जो जन्म के समय भी, यानी कम समय के अंदर ही क्या हो गया, इनके माता पिताजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी माता पिताजी मर गए। तो इसी कारण ये शुरुआत से ही इधर उधर भटकते रहे, और बाद में कहाँ चले गए, अपने बहनोई के पास इंदौर चले गए, है ना, जहाँ का पर इनके बहनोई जी वहाँ राजकीय सेवा के अंदर लगे हुए थे। अब जब वो इंदौर के अंदर थे, तो वहीं से ही ये एक बंदा आया था अपने बंगाल का, जिसका नाम था सचिंद्र सान्याल, उसके संपर्क में आए, और सचिंद्र सान्याल ने इस भूप सिंह के अंदर क्या किया, जो छुपे हुए क्रांतिकारी गुण है उनसे परिचित करवाया, और इसे क्रांति के मार्ग के अंदर क्या कहिए लेकर के आए। वहाँ से बाद में ये किन से मिलाते हैं, विजय सिंह पथिक, या कह सकते हैं भूप सिंह को रास बिहारी बोस से, है ना। तो बिजोलिया आंदोलन से पूर्व वो क्रांतिकारी थी। अब देखते हैं, तो इनका पूरा परिवार ही प्रारंभ में ही क्रांतिकारी था। इनके दादाजी ने जो क्रांतिकारी जीवन यापन किया था, और 1857 की क्रांति में भी उन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था, अपना बलिदान दिया था इस क्रांति के अंदर। तो इस तरीके से विजय सिंह जो पथिक है, उनको जो अपनी क्रांतिकारी शिक्षा है वो तो इनके परिवार से ही प्रारंभ हो गई थी, है ना। और इनके पिताजी भी इसी तरीके के संघर्ष के कारण चल बसे थे। तो अब ये फिर इधर आए, रास बिहारी बोस के धीरे धीरे संपर्क में आए, और रास बिहारी बोस के प्रयासों से ही ये क्या हुए, निरंतर आगे बढ़ते। इधर देखो था क्या, रास बिहारी जो बोस है और जो सचिंद्र सान्याल है, उन्होंने अपनी अभिनव भारत समिति है उसके माध्यम से क्या किया था, जब संपूर्ण भारत के अंदर क्या किया था, सशस्त्र क्रांति करने का प्रयास किया था, है ना।
अब देखो सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया था, तो इसके लिए रास बिहारी बोस ने देशव्यापी जो क्रांति करने के लिए राजस्थान भेजा था, किसको, है ना, विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह को क्या भेजा था, इनको वहां से कहा था कि भाई आप राजस्थान जाइए और राजस्थान के अंदर आपको क्या करना है, क्रांतिकारी जो गतिविधियां, उस गतिविधियों को क्या करना है, सफल बनाना है ना। तो इसकी योजना का सारा काम भूप सिंह को रास बिहारी बोस द्वारा सौंपा गया। उनका एक मददगार था भाई बाल मुकुंद। ये दोनों ही आकर के राजस्थान के अंदर इस क्रांति को सफल बनाने में जुट गए, जिसमें भूप सिंह ने, जो उस समय देखो क्या होता था, अंग्रेजों ने अपने जो नई राइफलें प्रयोग में कर ली थी, तो पुरानी जो एक तोड़ेदार बंदूकें होती थी उन्हें बेचना प्रारंभ कर दिया था बाजार के अंदर। तो उसको रास बिहारी बोस की ये योजना थी उन बंदूकों को, और जिसके साथ में एक बंदूक के साथ में 100 कारतूस भी दिए जाते थे, तो उनको लेने का इनके कह दिया। तो इसलिए रास बिहारी बोस को यहाँ भेजा गया था, उनके साथ में भाई बाल मुकुंद। तो रास बिहारी बोस ने क्या किया था, पहले तो जो शस्त्रों की जो वर्कशॉप होती थी अजमेर में, उसमें नौकरी करके वहाँ से इनके बारे में जानकारी की, और वहाँ से कुछ जो मिस्त्री थे उनको भी क्रांति की तरफ बढ़ा दिया, और काफ़ी सारी बंदूकें और कारतूस वगैरह इन्होंने क्रांति के लिए क्या किया था, राजस्थान में स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये राजस्थान के अंदर जो क्रांति का संपूर्ण दायित्व विजय सिंह पथिक पर था, तो इन्होंने अपना जो संपूर्ण जो कार्य है वो बड़ी अच्छी तरीके से निर्वहन कर लिया था। और इनका जो सहयोग राजस्थान में कर रहे थे वो गोपाल सिंह खरवा, है ना, ठाकुर जो गोपाल सिंह खरवा थे, उनके साथ में मिलकर के ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर रहे थे, कार्य करना प्रारंभ किया। और इसके लिए यहाँ इन्होंने काफ़ी सारे जो क्रांतिकारी उनको भी इकट्ठा कर लिया, और निरंतर क्या किया, जो क्रांति की योजना पूरी संपूर्ण तरीके से ये बना करके जो खरवा के जंगलों के अंदर अपने तैयार खड़े थे। अब इधर क्या हुआ, जब ये इनकी तिथि निश्चित की गई थी विद्रोह की 21 फरवरी, है ना, 21 फरवरी 1915 को इनकी जो डेट निश्चित की गई थी। हालांकि पंजाब के अंदर ये योजना लीक हो गई थी और उसी कारण क्रांतिकारी पकड़ लिए गए थे, और बाद में यहाँ भी इनको भी क्या किया, तितर बितर हो जाना पड़ा, अपनी सेना बांट दी गई थी, और यहाँ पर इनको क्या कर लिया था, बाद में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मतलब क्या था, इनको घेर लिया था। जब ये अंग्रेजों से, अंग्रेजी सेना और जो ठिकाने की सेना से सामना करने को तैयार हुए, लेकिन बाद में दोनों के बीच में समझौता हो गया था, और जिसके अनुसार इनको अजमेर दुर्ग के अंदर क्या किया गया, जो टाटगढ़ दुर्ग था उसके अंदर नज़रबंद कर दिया गया था। यानी इन्होंने कहा था कि हम समर्पण तो करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारी कोई जेल जैसी स्थिति नहीं होगी, हमें किसी खुली जगह में रखा जाए तो हम क्या कर लेंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे। तो इसी के साथ अंग्रेजों के साथ इनका समझौता हुआ था, उसी कारण इन्हें जो टाटगढ़ के किले के अंदर नज़रबंदी रखी गई थी। और यहाँ से फिर बाद में वो क्या हो गए थे, वहाँ से निकल गए थे, वेश जो साधु का वेश बना करके वहाँ से भाग गए थे। और बहुत सारे जो क्या जगह जगह घूमते हुए, यानी लगभग बहुत ज़्यादा समय हो गया था वहाँ से घूमते घामते, फिर कहाँ पहुँच गए थे, जो ओछड़ी गांव है उस गांव के अंदर चित्तौड़ के पास वहाँ पर पहुँच जाते, और वहाँ के ठाकुर की मदद से वहाँ पर रहना प्रारंभ हो जाते, क्योंकि अंग्रेज सरकार निरंतर इनका पीछा कर रही थी, जगह जगह इनके पीछे क्या लगा दिए थे, गुप्तचर लगा दिए थे। तो इन सभी परिस्थितियों का ये सामना करते हुए वहाँ पर पहुँच गए। अब जब ये ओछड़ी गांव, टाटगढ़ जेल से ये ओछड़ी गांव जाते हैं, देखो वहाँ से छुप के से ही चलते हैं, यहाँ छूटने के बाद छोड़ा नहीं था उनको, यहाँ से भाग निकले थे, है ना। जब उनको पता चल गया कि उसका कोई साथी मुखबिर बन गया और उसने इस षड्यंत्र के अंदर क्या किया, विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह का नाम ले लिया है, तो इसी कारण अब उन पर राजद्रोह का केस चलेगा, तो यहाँ से चले गए थे। तो उसी दरमियान की कथा है जब वो अपना रास्ता बदल रही थी, और इसी रास्ते के अंदर यहाँ से जब निकले थे जनवरी 1915 टाटगढ़ से, इसी के बाद इन्होंने एक तो अपना नाम चेंज कर दिया था, अपना नाम भूप सिंह से बदल करके इन्होंने क्या रख दिया था, विजय सिंह पथिक रख दिया था। और अब अपनी क्या बनाई थी, दाढ़ी भी बनाना छोड़ दिया था, यानी ये इन्होंने दाढ़ी बढ़ा दी थी अब, है ना। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, टाटगढ़ के जंगलों के अंदर जो जाते संगत जंगलों के अंदर उनका रास्ता वो क्या कर गए, भटक गए, और इधर चलते चलते थक भी बहुत गए थे। तो इसी कारण एक चट्टान पर उनके क्या आ गई, नींद आ गई। और नींद आई तो नींद के अंदर क्या हुआ, जो एक चित्ते ने आकर के उनको पैर पकड़ा उनको, और पैर पकड़ करके उनको घसीट कर ले जाने लगा। गहरी नींद में थे, तो फिर जब नींद टूटी तो देखा तो उसने अपने खुद को क्या पाया, एक जो
मनुष्य भक्षी जो जंगली जानवर उसके कब्जे में पाया। लेकिन यहाँ भी क्या किए, वो घबराए नहीं और बहादुरी के साथ उन्होंने सामना किया और धीरे से बिना हिले डुले पिस्तौल यानी अपना जो रिवॉल्वर निकाला और उससे क्या कर दी, गोली मार करके इसकी गोली मार दी और उसके बाद इनके प्राणों। फिर वहाँ से भी देखो, अब इधर पैर घायल था तो इधर उधर छुपते फिरते, तब एक बुढ़िया जो माता थी वहाँ से जंगलों से जब वो निकल रहे थे तो उसने इनको रोका और रोक करके उनका जो पैर वगैरह उनकी क्या की थी, मरहम पट्टी की थी और वहाँ खाना खिला करके घोड़ा वगैरह ला करके दिया। और यहाँ से फिर वो गुरला गांव गए, वहाँ भी कुछ समय रहे। गुरला से फिर मोही पहुँचे, मोही से जहाजपुर गए, जहाजपुर से फिर इस गाँव पर आ गए थे, ओछड़ी गाँव आ गए थे, जहाँ पर जो यहाँ के जागीरदार ठाकुर जो भूपाल सिंह थे उन्होंने इनकी काफ़ी क्या की थी, अच्छी मदद की थी। अब यहीं से इनका राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उनके अंदर क्या होगा, प्रवेश होगा। तो इन्होंने बिजूलिया आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। तो जब ये जो ओछड़ी गांव के अंदर रहा करते थे तब यहाँ बिजूलिया के किसान जब बड़े ही परेशान थे, साधु सीताराम जैसे लोग इनका नेतृत्व कर रहे थे लेकिन वो सबल नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाए थे और ठिकाने का जो क्या दमन बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में यह एक मोही गांव जो जहां ये रहकर वहां के पवन सिंह भाटी थे, उनकी सलाह पर ही विजय सिंह पथिक क्या हुए, इस आंदोलन के अंदर अपना जो नेतृत्व है वो स्वीकार करने को क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर विजय सिंह पथिक ने क्या किया, किसानों की समस्याओं को समझा और उनकी समस्याओं के लिए उन्होंने क्या किया, इनको लोकप्रिय बनाने के लिए इन्होंने प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर क्या किया, चर्चा का विषय यानी प्रचारित कर दिया था। ये प्रताप नामक समाचार पत्र कानपुर से निकाला करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसके लिए विजय सिंह पथिक ने इनको क्या भेजी थी, चांदी की राखी भेजी थी और इनको चांदी की राखी भेज करके इनको इस आंदोलन के अंदर अपना क्या मानना था, समर्थन मांगा था। और इस समर्थन के बल पर क्या हो गया, इस जो बिजूलिया किसान आंदोलन है वो संपूर्ण देश भर के अंदर क्या हो गया था, लोकप्रिय हो गया है ना, उसको एक अलग ही पहचान प्राप्त हुई थी। अब इसी दरमियान यहाँ से ये प्रताप के द्वारा आंदोलन करा करे, इसी दरमियान इनको जो बाल गंगाधर तिलक है उनका भी सहयोग मिला, जो तिलक ने मराठा के माध्यम से भी इस आंदोलन को संरक्षित करवाने का कार्य किया था। अब ये सारा आंदोलन चल रहा था और इधर गांधी जी इनके इन कार्यों से प्रभावित हुए और गांधी जी ने इनको क्या कर दिया, बम्बई बुलवा दिया, है ना। बम्बई से बुला करके फिर जब ये आए तो इनको कहा कि भाई आप वर्धा आ जाइए और वर्धा के अंदर आपको क्या करना है, वहाँ से आपको समाचार पत्र निकालना। और यही वर्धा में 1919 में उन्होंने क्या की थी, राजस्थान जो सेवा संघ है उनकी क्या की थी, स्थापना की थी, जिससे 1920 में क्या कर दिया, अजमेर स्थानांतरित कर दिया। और वर्धा से वो एक समाचार पत्र भी निकाला करते थे जिसका नाम था राजस्थान केसरी, जिसका प्रकाशन यहीं से वो वर्धा से ही उन्होंने किया था। और किसके नाम पर रखा था, ये केसरी सिंह बारट के नाम पर। उसके बाद जब अजमेर आ जाते तो अजमेर से उन्होंने नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन क्या करते हैं, वो प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि यहाँ फिर जब इसकी फंडिंग जो राजस्थान केसरी थे उसकी फंडिंग कर रहे थे अपने जमनालाल बजाज, लेकिन दोनों के साथ में मतभेद हो गए थे, दोनों की विचारधाराएं अलग हो गई थी। इसी कारण विजय सिंह पथिक को क्या करना पड़ा, राजस्थान केसरी को समाचार छोड़ना पड़ा और अजमेर आकर के उन्होंने इस नवीन राजस्थान इसका समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। 1922 में पथिक जी के प्रयासों से किसानों यानी कृषकों और प्रशासन के बीच में क्या हो गया, समझौता। ये आंदोलन हालांकि अलग से पढ़ेंगे आगे, काफ़ी लंबे समय तक चलता है और आखिर जाकर के दोनों के बीच में क्या हो जाता, समझौता हो जाता। इस समझौते के मुख्य पीछे जो मैनेजमेंट था वो विजय सिंह पथिक का ही था। इसी कारण क्या करना पड़ा, एजीजी को खुद को समझौते के लिए क्या करना पड़ा था, सामने आना पड़ा था। बिजूलिया का किसान आंदोलन जो सफल हो गया, इसका देखा देखी बेंगू में भी फैला। तो विजय सिंह पथिक ने बेंगू के किसान आंदोलन की भी बागडोर संभाली। तो यहाँ पर इनको देखो क्या मेवाड़ क्षेत्र में आने की मनाही थी। इसी कारण जो बेंगू आंदोलन को वो छिप छिप करके क्या कर रहे थे, इसका संचालन कर रहे थे और इसी संचालन के दौरान ये पकड़ लिए गए और इन्हें 3 साल की कारावास की क्या दे दी गई, सजा दे दी गई। और बाद में कारावास से छूटने के बाद इनको क्या कर दिया, वापस निर्वाचित कर दिया। यानी आप क्या करोगे, आप मेवाड़ क्षेत्र के अंदर वापस फिर क्या होगा ना, दिखने नहीं चाहिए। अब 1927 में जब बिजूलिया में मालभूमि छोड़ने का प्रश्न उठा तो विजय सिंह पथिक ने क्या किया, कृषकों को भूमि छोड़ने की सलाह दी। यह तीसरा चरण था। इस चरण के अंदर
जब किसानों ने विजय सिंह पथिक जी से मार्गदर्शन मांगा तो विजय सिंह पथिक ने इन्होंने कह दिया भाई समस्या क्या है कि जब इनसे संबंधित समस्या मालभूमि से, तो इन्होंने कह दिया कि मालभूमि की समस्या उस भूमि को ही छोड़ दो। हालांकि विजय सिंह पथिक इस समय जो तत्कालीन जो बदलती हुई परिस्थितियों को, जो राजनीतिक परिस्थितियों को नहीं भाप पाए थे, इसी कारण ये क्या हुआ था, भूमि जब्त हो गई। जब्त कैसे होगी, जो यहाँ के ठिकानेदार ने इस बार क्या कर दिया, भूमि को दूसरे नए लोगों को क्या कर दिया, बेच दिया। इस बार जमीनों के खरीदार मिल गए। तो इस तरीके से जमीन जब्त होने से किसानों का क्या हो गया, मनोबल टूटा। और इधर जो राजस्थान सेवा संघ के जो लोग थे उनमें भी मतभेद हो गया था, है ना। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त, इनमें क्या हो गया, आपसी मतभेद गहरे हो गए, जिससे जो राजस्थान सेवा संघ है वो भी क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। और इस जो 1927 की घटना के बाद है, जो यहाँ की किसानों की समस्या थी, यानी उनका नेतृत्व बिजुलिया किसानों का इनके हाथ से निकल करके अखिल भारतीय स्तर पर क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। फिर जमनालाल बजाज जैसे लोग क्या करेंगे, इसका आगे चल करके नेतृत्व करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे क्रांतिकारी थे पंडित अर्जुनलाल सेठी, जिनके बारे में एक प्रसिद्ध वक्तव्य की मैं बात करूंगा, एक नहीं दो बातों की, है ना। जिनके बारे में जब वो वेलूर जेल से मुक्त होकर के पूना रेलवे स्टेशन पर आए थे, तब उनका स्वागत करते हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इनके बारे में कहा था कि आज महाराष्ट्रवासी सेठी जी को अपने बीच में देखकर फूले नहीं समाते। ऐसे महान त्यागी, देशभक्त और कठोर तपस्वी का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र अपने को धन्य मानता है। और यहीं पर लोकमान्य तिलक जी ने अपने गले का रेशमी दुपट्टा उतार करके सेठी जी के गले में डाल दिया। और इसके बाद में जो घटना हुई वो तो इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। जब यहाँ से वो इंदौर जाते हैं तो इंदौर के अंदर इनको लेने के लिए क्या आई हुई थी, घोड़े बग्गियाँ लेने के लिए आई हुई थी इनके स्वागत के लिए। तब छात्रों ने उन घोड़े बग्गियों के घोड़ों को खोल करके खुद घोड़ों की जगह जुत करके उस बग्गी को खींचा था। उन नौजवानों में से एक नौजवान हरिभाऊ उपाध्याय भी थे, जो बाद में चल कर के राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। इन सभी बातों को देख कर के भी आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कौन था वो जिसके बारे में जनता में इतना अधिक सम्मान था, जिसके लिए जनता एक नज़र देखने के लिए एकटक दौड़े आती थी, जिसकी ओजस्वी वाणी से सभी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। ऐसे ही असाधारण व्यक्तित्व के बारे में हम आज देखेंगे, जिनके पांडित्य का जैनों दर्शन के साथ साथ हिंदू दर्शन और इस्लाम दर्शन भी बहुत ही बड़ा प्रभाव था, जिनकी व्याख्यान शैली से बड़े बड़े राजनीतिक पंडित धराशायी होकर के उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। अब देखते हैं इनके बारे विस्तार से। इससे पहले आप सभी से एक बात बताना चाहूँगा, हमेशा की तरह अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब इसको हम देखेंगे विस्तार से, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो 1880 में जयपुर में जन्मे अर्जुनलाल सेठी का जो प्रारंभिक काल क्या था, चौमू ठिकाने के अंदर कामदार के रूप में नियुक्त हुए थे। यानी इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1880 को जयपुर के अंदर हुआ। इन्होंने बीए तक की परीक्षा पास की थी, जो जयपुर की जो महाराजा कॉलेज उससे की थी। और उस समय बीए पास करना बड़े गौरव की बात थी। इसके बाद में वो क्या करते, अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वो पहले मथुरा चले जाते, फिर सहारनपुर। इन दोनों ही जगह पर वो जैन संस्थाओं के अंदर क्या रहते, अध्यापक का कार्य करते। और इसके बाद में वो फिर क्या आते हैं, चौमू जो ठिकाना, इसके बाद जयपुर और उसके बाद चौमू के अंदर जाते हैं। वहाँ भी क्या करते हैं, ठिकाने के अंदर ये क्या होते हैं, कामदार के रूप में नियुक्त होते हैं। यानी जो चौमू के ठिकानेदार उनके निजी सचिव बन जाते हैं। किंतु उनके अंदर देश भावने की भावना के कारण वो यहाँ से क्या देते, इस्तीफा देते थे। तो जयपुर आने के बाद इस्तीफा देकर फिर 1906 के अंदर वो क्या करते हैं, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, है ना। जैन शिक्षा प्रसार, जिसके तत्वाधान में क्या होता है, जैन वर्धमान पाठशाला भी स्थापित की जाती। इस पाठशाला की 2 इकाई होती है, इसका पुस्तकालय और
दूसरा होता है विद्यालय। ये दोनों ही काम करो जिसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होती। अब इसका काम क्या था पुस्तकालय का, इस पुस्तकालय के अंदर ही क्या थी वो महत्वपूर्ण साहित्य प्राप्त होता था। इसके अलावा जो वर्धमान पाठशाला थी, ये पाठशाला क्या करती थी, ये क्रांतिकारियों के जो समुचित प्रशिक्षण का बहुत ही बड़ा प्रभावशाली केंद्र बनाता, जिसमें महाराष्ट्र और कश्मीर जैसे सुदूर देशों से यहाँ पर नौजवान क्रांतिकारी प्रशिक्षण लेने के लिए आया करते थे। और यहाँ भी क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए विष्णु दत्त जैसे महत्वपूर्ण शिक्षकों को नियुक्त किया हुआ था। अब 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की जाती है ना। पहले क्या किया था, जैन शिक्षा प्रसारक समिति, जिसने जैन वर्धमान पाठशाला या वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। बाद में इन्होंने 1907 में अजमेर में जो जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की, जिससे 1908 में क्या किया, जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी इसकी पहले स्थापना अजमेर में हुई थी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया था, जयपुर इस संस्था को क्या कर दिया था, वापस भेज दिया था। अर्जुन लाल सेठी ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में भी क्या लिया था, भाग लिया था। 1905 के अंदर जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो उसके बाद 1906 में उसके विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था, बंगभंग विरोधी आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता, उसमें भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। और 1907 में वो सूरत की कांग्रेस में भी भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस का गरम और नरम दो दलों के अंदर क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था, वहाँ भी भाग लिया था। अब धीरे धीरे इनका वर्धमान विद्यालय क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का केंद्र बन गया। इसके अंदर प्रताप सिंह बारठ है, ईश्वरदान है, माणकचंद, मोतीचंद है ना, जयचंद है ना जैसे, और जोरावर सिंह जैसे विद्यार्थी यहाँ पर क्या कर रहे थे, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। अब जब ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, इसी के साथ साथ में क्या था, क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ हैं उस गतिविधियों को भी यहाँ से बढ़ावा दिया था। अब 12 दिसंबर 1912 को भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हॉर्डिंग, उनके जुलूस पर बम फेंके जाने की घटना के पीछे रूपरेखा किसने बनाई थी, सेठी जी ने बनाई थी। यानी हर आंदोलन के पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसकी तैयार करने का काम सेठी जी ही किया करते थे। यानी इसमें समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन करना, ये सारा का सारा काम सेठी जी के ऊपर ही था। इस घटना के मुख्य आरोपी जोरावर सिंह बारठ सेठी जी के ही क्या थे, शिष्य थे, जिन्होंने बहुत ही चतुराईपूर्ण तरीके से क्या कर दिया था, उस समय के भारत के वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग, इनके ऊपर बम डाल दिया था, जिसमें लॉर्ड हॉर्डिंग घायल हो गए थे और उनका जो छतरी था वो इसमें मारा गया था। 20 मार्च 1913 को आरा, ये बिहार के अंदर है, आरा हत्याकांड के जो सभी आरोपी है वो भी क्या थे, सेठी जी के घनिष्ठ थे। अब देखो यहाँ होता है क्या, अब बंगाल के अंदर जैसे क्रांतिकारियों ने भी क्या था, क्रांति को संगठित करने के लिए क्या थी, धन की आवश्यकता थी, इसी कारण उन्होंने डाके डालना प्रारंभ किया। तो राजस्थान के क्रांतिकारियों ने भी क्या किया था, जो राजस्थान के अंदर भी यही मतलब डाके डाल करके धन इकट्ठा करने का काम प्रारंभ किया था। तो इसी लिए सेठी जी के जो वर्धमान विद्यालय के शिक्षक थे विष्णु दत्त जी, उन विष्णु दत्त जी ने 4 विद्यार्थियों को तैयार किया, जिसमें मोतीचंद, माणकचंद, जयचंद और जोरावर सिंह थे। ये सभी मिलकर के कहाँ चले गए, बिहार के अंदर आरा जिले में जो नीमेज के अंदर एक जैन उपासरा है, तो जैन उपासरे में इन्होंने डाका डाला, और जिसमें उपासरे का जो क्या था, महंत मारा गया था। हालांकि इनके हाथ रुपए नहीं लगे थे, है ना। अब देखो इस मामले के अंदर सेठी जी का कोई इस नीमेज जो हत्याकांड, इससे कोई इनका संपर्क नहीं था, यानी प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था, लेकिन जो इनके आरोपी वो इनके घनिष्ठ थे, क्योंकि इनके ही द्वारा जो वर्धमान विद्यालय संचालित किया था उससे संबंधित था। इसी कारण एक भेदिया व्यक्ति था, मुखबिर, जो शिव नारायण नाम का था, उसने सेठी जी का नाम इस कांड के अंदर ले लिया, और इसी कारण इनको क्या कर लिया, इस हत्या और साथ में दिल्ली षड्यंत्र केस में भी नाम ले लिया है। तो दोनों ही कारण क्या कहता, अब इनको फिर नज़रबंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार राजपूताना में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालक कौन थे, सेठी जी। तत्कालीन एजीजी थे उस समय के जयपुर के जो राजस्थान राजपूताना के सी आर्मस्ट्रांग ने 1914 में जयपुर सरकार को सेठी जी की गतिविधियों के बारे में सावधान किया कि उन्होंने वर्धमान विद्यालय और ये 2 महत्वपूर्ण घटना आई थी, लॉर्ड हॉर्डिंग बम कांड और इसके बाद में जो ये निवाज हत्याकांड, और इन सब के बाद में इनके बारे में सूचित किया था। तो इसके बाद में इनको क्या कर लिया, नज़रबंद कर लिया जाता है। उनके जयपुर राज्य में प्रवेश पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध। पहले तो प्रतिबंध लगाया जाता है काकोरी कांड के बाद में। आपको कमेंट करके बताना कब हुआ था कि मुख्य आरोपी अशफाक उल्ला खां को सेठी जी ने ही क्या किया था, राजस्थान के अंदर इनको छुपा कर रखा था, है ना।
तो इस तरीके से सेठी जी क्या करते थे, महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों को भी क्या करते थे, अपने यहाँ शरण दिया करते थे। इसके अलावा जो मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, उस मेरठ जो षड्यंत्र केस था वहाँ के लोगों को भी यहाँ इन्होंने छुपाने में क्या की थी, मदद की थी। सेठी जी लंबे समय तक आरा हत्याकांड और दिल्ली षड्यंत्र के कारण क्या हुए थे, यहाँ पर नज़रबंद रहे थे। और यहाँ पर जब नज़रबंद रहे थे कहाँ पर, जयपुर के अंदर, लेकिन बाद में उन्होंने जयपुर के अंदर इसके विरुद्ध भी क्या कर ली थी, हड़ताल कर दी थी। और निरंतर जयपुर राज्य पर क्या बढ़ रहा था, दबाव पड़ रहा था। तो इसी दबाव के कारण क्या हो गया था, इनको फिर छोड़ना पड़ा था। इन्हें 7 वर्ष बाद इनको छोड़ करके फिर यहाँ से इनको कहाँ पर बंदी बनाकर वेलूर जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वहाँ भेज दिया गया था। तो वहाँ पर भी दुर्व्यवहार किया गया। तो इसी दुर्व्यवहार के कारण, यानी इनके साथ तो किया ही जाता था, साथ में जो भी राजनीतिक वहाँ कैदी उन सब के साथ में क्या किया जाता था, दुर्व्यवहार। तो इसको लेकर के इन्होंने क्या कर दी थी, भूख हड़ताल, जो कितने दिन चली थी, 70 दिन तक चली थी। यानी 70 दिन तक ये क्या रहे थे, अनशन में रहे थे। अब इनकी नज़रबंदी के विरुद्ध संपूर्ण देश भर के अंदर क्या हुआ, रोष की भावना पैदा हुई, और जिसके कारण आखिरकार सरकार को क्या हुआ, 1919 में रिहा कर दिया गया। अब 1919 के अंदर रिहा होने के बाद ये 1920 में जो नागपुर कांग्रेस को सफल बनाने में जुट गई। यानी 1920 के अंदर जो नागपुर के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जा रहा था, उस अधिवेशन को वो सफल बनाने के अंदर लग गए थे। इस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को भी क्या किया था, समर्थन देना प्रारंभ किया। हालांकि कांग्रेस के साथ में उनकी सही पटरी नहीं बैठ पाई थी और आखिर उन्होंने कांग्रेस को इसी कारण छोड़ना पड़ा था। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण 1921 में वे पुनः क्या बना दिए गए, बंदी बना दिए गए। तो 1921 के अंदर, या 1920 में प्रारंभ हुआ था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। तो इसमें भी इन्होंने क्या किया था, सक्रिय रूप से भाग लिया था। अब इनके द्वारा जब सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था, इनको फिर से क्या कर दिया था, गिरफ्तार कर दिया था। और गिरफ्तार करके जेल में इनको क्या कर दिया, एक बार डाल दिया गया वापस। 1930 ईस्वी में सत्याग्रह के दौरान, है ना, जो इस समय भी कौन सा, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, तो उसी दौरान सत्याग्रह के दौरान वे राजपूताना के प्रांतीय क्या हुए, डिटेक्टर नियुक्त की गए। और 1934 में वे राजपूताना और मध्य भारतीय प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के भी क्या किए गए, प्रांतपति नियुक्त किए गए थे। अब देखो यहाँ इतना सब हो चुका है और बाद में लिखा कि नीति संबंधी मतभेदों के चलते उन्हें सक्रिय राजनीति से क्या करना पड़ा, संन्यास लेना पड़ा। देखो अब ऐसा हुआ क्यों। अब देखो कांग्रेस के अंदर जो गांधीवादी लोग थे उनका बड़ा बाहुल्य था, यानी गांधीवादी जो ग्रुप था उस ग्रुप और इन सेठी जी के बीच में क्या हो रही थी, इनके नहीं बन रही थी। तो गांधीवादी ग्रुप जिसका नेतृत्व हरिभाऊ उपाध्याय, ये वही हरिभाऊ उपाध्याय जब इनके जो इंदौर में इनकी जो बगी खोदी जो खींची गई थी, उसमें जो क्या करने उसको खींचने वाले नौजवान युवा थे जोशीले, लेकिन यहाँ तक आते आते इनके और इनकी पटरी नहीं बैठ पा रही थी। तो इन लोगों के बड़े विरोध के कारण, हालांकि बीच में मोतीलाल नेहरू जी और विठल भाई पटेल आए और उन्होंने कांग्रेस से का नेतृत्व करने को कहा किया भी, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, इन गांधीवादी षड्यंत्रों के आगे वो हार गए थे। यानी इन्होंने बनावटी षड्यंत्र बना करके इनको क्या कर दिया, संस्थाओं का दुरुपयोग आदि करके सेठी जी को हरा दिया था। और इसी कारण सेठी जी फिर क्या हो गए थे, राजनीति से क्षुब्ध हो गए थे और इनसे क्या ले लिया था, बाद में संन्यास ले लिया था। और अंतिम जमे इनका बड़ा थोड़ा अचंभव भरा बीता, क्योंकि सेठी जी के जो विरोधी थे उन्होंने इसके प्रति इस तरीके का प्रचार किया था कि वो मुसलमान बन गए। क्योंकि उस समय जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उस दंगों को उन्होंने मुसलमानों को बचाने का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो इस तरीके के बाद में, और साथ में आर्थिक रूप से भी इनको जो गांधीवादी ग्रुप वाले लोग थे उनको क्या बना दिया, इनको पंगु बना दिया था। इनके पास कोई ऐसी आर्थिक भी मजबूत स्थिति नहीं थी। तो फिर अंतिम रूप से जो इनमें भगवान की तरफ भक्ति करने लग गए थे और क्या करने लग गए थे, अपने जो अध्यापन करवाने का कार्य इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद इनकी क्या हो जाती, मृत्यु। और मृत्यु के बाद इनकी इच्छा थी, 23 दिसंबर 1941 को मृत्यु हुई थी और इनकी इच्छा अनुसार फिर इनको कब्र के अंदर दबाया गया था। ये भी ध्यान रखना कि कौन से जो क्रांतिकारी है जिन्हें क्या किया गया था, दफनाया गया था। अब देखते हैं इनका मूल्यांकन करते हैं, आखिर क्या था इनका व्यक्तित्व। तो सेठी जी अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्तित्व और कुशल वक्ता एवं क्या थे, ओजस्वी वक्ता थे, है ना, कुशल संचालक और क्या थे, ओजस्वी वक्ता थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था
कि इनके व्यक्तित्व से लोग बड़े प्रभावित हुआ करते थे, है ना। इतने सारे प्रभावित थे कि जब भी ये बोलते थे सब लोग इनको सुनने के लिए क्या करते थे, उमड़ पड़ते थे। यानी ऐसी इनकी क्या थी, व्याख्यान शैली थी, जिससे जनता घंटों मंत्रमुग्ध होकर इन्हें क्या करती थी, सुनती रहती थी। जब उन्हें जयपुर के प्रधानमंत्री पद का क्या किया, प्रस्तावित किया गया, यानी जब वो सहारनपुर और उस क्षेत्र में मथुरा और वहाँ पर क्या करने गए थे, अध्यापन करने के बाद जब जयपुर राज्य लौटे थे, तो जयपुर के महाराजा उस समय जो मान सिंह द्वितीय थे, उन्होंने देखा कि इतना एजुकेटेड बंदा है, क्योंकि उस समय इन्होंने बीए कर ली थी और बीए करना उस समय बहुत बड़ी बात थी, तो इसको क्या होना चाहिए, जयपुर का प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन जब इनसे प्रधानमंत्री का पद प्रस्तावित किया तो उन्होंने कहा, श्रीमान अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाढ़ से बाहर कौन निकालेगा। इससे भी हमें सिद्ध होता है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना किस तरीके से भरी हुई थी। यानी उनके अंदर जो तेजस्विता के, विधा व्यसन, ज्ञान या राजनीतिक सूझबूझ के या चारित्रिक दृढ़ता के, तो वो सभी इनके अंदर क्या हुई थी, भरी हुई थी। अर्जुनलाल सेठी के राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, जब गांधी जी अजमेर आए तो समय सेठी जी से मिलने उनके क्या गए थे, निवास स्थान पर गए थे। इतना बड़ा रूप था। कई सारे जो क्रांतिकारी लोग थे उनसे क्या करते थे, मंत्रणा करने के लिए उनके पास में आया करते थे, उनसे सलाह लेने के लिए आया करते थे, है ना। इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के ये लोग क्या थे, धनी थे। कुशल वक्ता होने के अतिरिक्त उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी, जैसे शूद्र मुक्ति है, स्त्री मुक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो समाज से कटे हुए उस वर्ग के ऊपर इन्होंने लिखी और उनकी स्थिति को भी उन्होंने सुदृढ़ किया। क्योंकि सेठी जी जैन धर्म के होते हुए भी इन्होंने गीता के अध्ययन पर बल दिया और जैनों को भी कहा कि भाई आप गीता पढ़िए, और साथ में जो कुरान के इतने अच्छे जानकार थे, खुद मुस्लिम इनके पास नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे, तो उन्होंने शूद्रों की स्थिति और स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी बहुत अच्छा वर्णन अपनी पुस्तकों में। एक उन्होंने नाटक भी लिखा, महेंद्र कुमार, और ये लिखा भी और साथ में इसका मंचन भी करवाया। वे आजीवन सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रयास रहे, यानी हिंदू और मुस्लिमों में उन आजीवन एकता का प्रयास किया। जब दंगे हुए थे तो भी ये दंगों को रोकने के लिए बीच में खड़े हो गए थे, जिस कारण मुसलमान जो थे उनकी काफ़ी जान बच गई थी। और इसके बाद जब कांग्रेस ने इनके खिलाफ षड्यंत्र किया, कांग्रेस मतलब जो राजस्थान की कांग्रेस इकाई थी, जिन्हें षड्यंत्रों के द्वारा इन्हें क्या कर दिया था, इनको पराजित करवा दिया था और इनका जो आर्थिक जो चक्र है वो भी तोड़ दिया था, यानी इनकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी खराब कर दी थी। तब इस स्थिति के अंदर जो मुसलमानों को रक्षा जो इन्होंने की थी, इसके बदले फिर मुसलमानों ने भी क्या की थी, इनका सपोर्ट किया था। और बाद में 22 दिसंबर 1941 को क्या हो गया, अजमेर में देहांत हो गया और 23 जो सितंबर को इन्हें क्या कर लिया गया था, दफना दिया गया था। तो इस तरीके से ये थी। और हाँ, एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी देखो आपको बताना चाहूँगा कि वो बात ये है कि जब इनको दफनाया गया था, है ना, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और तब उसी मृत्यु के बाद में एक महात्मा थे भगवान दीन जी ने, वो इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण कहा था। जब चारों तरफ ये आवाज़ हो रही थी, क्योंकि जैन थे और कहा तो शोर हो रहा था, चारों तरफ आवाज़ हो रही कि सेठी जी दफनाए गए, सेठी जी दफनाए गए, तब उन्होंने कहा था अगर ये बात ठीक है तो क्या बड़े काम की है, क्योंकि हर तरह मरने के बाद क्या किया जाता था, बाद नाम न छोड़कर दफनाए जाने से क्या होगा, किसी दिन उन हड्डियों पर क्या चलेगा, हल चलेगा। क्योंकि कहाँ दफनाया गया ये तो बात पता नहीं थी, कि जहाँ भी दफनाया गया वहाँ पर इनकी हड्डियों पर क्या चलेगा, हल चलेगा, यानी खेती होगी और उनसे जो दाने उगेंगे उससे जो खाएगा उसमें क्या होगा, देशभक्ति आए बिना नहीं रहेगी। तो ये वो बातें थी जो सेठी जी के बारे में हमने की। आशा करता हूँ कि ये प्रयास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मेरे जीवन का उद्देश्य जैसलमेर की प्रजा को जीवित, जागृत और स्वतंत्र बनाना है। आज वहाँ एक व्यक्ति जो निरंकुश सत्ता कायम है और उसकी दमन नीति से जो प्रजा स्वाभिमानहीन होकर दुर्दशा का जीवन बिता रही है, उसके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार होते हैं, लेकिन वो उप तक नहीं कर सकती। इस दुर्दशा का संस्मरण करके मैं कांप उठता हूँ। मैं इस दुर्दशा का अंत करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाता हूँ। ये कथन कहने वाले थे सागरमल गोपा जी, और आज हम देखने वाले हैं सागरमल गोपा जी के ही बारे में। तो इनके वक्तव्य को समझते ही आप समझ गए होंगे कि इनके अंदर
अपनी मातृभूमि के लिए क्या करने का जज्बा इनके अंदर था, किस तरीके से अन्यायों को प्रतिकार करने का जज्बा था। और आज देखेंगे हम ऐसी क्रूरता की एक कहानी जिसके द्वारा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको आज, आप और हम सबको आप जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है। उसमें सागर मल गोपाल जैसे सैकड़ों की संख्या में ऐसे क्रांतिकारी वीरों ने अपने जीवन के बलिदान देने के बावजूद हमें प्राप्त हुई है। तो इनकी रक्षा करना हमारा वर्तमान में परम कर्तव्य है। तो देखते हैं अब इसको विस्तार से। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो जैसलमेर के अंदर जन जागृति लाने का सर्वप्रथम श्रेय किसको है? सागरमल गोपाल जी को। बहुत ही महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी। अब देखते हैं इनके बारे में। अब होता क्या है, 1940 में इन्होंने क्या किया, जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक छपवा करके क्या की, वितरित की। ये सब आगे बढ़ने से थोड़ा सा इनके जीवन से मैं आपसे परिचित करवा देता हूँ। सागरमल गोपाल जी जिनका जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम था अखेराज जी। अखेराज जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और राज्य के यहाँ पर बहुत ही अच्छे पद पर थे, यहाँ पर नौकरी किया करते थे। लेकिन जो इनका बेटा था यानी सागरमल गोपाल के अंदर जो भावनाएं थी वो अपने देश के लिए क्या थी, कुछ कर गुजरने की थी। वहाँ यहाँ के उस समय के जो महारावल थे जवार सिंह, उनके अत्याचारों से क्या होता था, इनका हृदय कसुट जाता था। तो इसी कसोट के कारण इनको अपना ये राज्य छोड़ना पड़ा। अपना राज्य छोड़ करके, सब कुछ यहाँ का छोड़ करके दूसरी जगह यानी कहाँ पर जाना पड़ा इनको, नागपुर जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? इसका कारण था कि इन्होंने एक पुस्तक छपवाई थी। इस पुस्तक का नाम था जैसलमेर का गुंडा राज, जिसमें यहाँ के जो महारावल थे उस महारावल के जो कार्य थे उन कार्यों का क्या किया था, इस पुस्तक के अंदर भंडाफोड़ किया गया था। इस भंडाफोड़ से यहाँ का जो महारावल है वो महारावल बड़ा ही क्या हो गया था, क्रोधित हो गया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, इसके अलावा इन्होंने एक और पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो इस महारावल ने क्या किया, इस घटना के कारण इनको निर्वाचित कर दिया और निर्वाचित होकर के यहाँ से सब कुछ छोड़ करके इनको कहाँ जाना पड़ा, नागपुर जाना पड़ा। यानी अपना घर परिवार सब कुछ लेकर के जो सागरमल गोपाल जी हैं वो यहाँ से क्या किए, वहाँ चले गए। हालांकि इससे पहले इनके पिताजी जो अखेराज जी है उन्होंने भी इस बारे में अपने बच्चों को कह दिया था कि उसकी अगर राय मानो तो कभी भी जैसलमेर स्टेट के अंदर क्या करना, नौकरी मत करना। यानी इन्होंने नौकरी की थी। ये महारावल के साथ भी थे, दिल्ली दरबार भी गए, आबू भी गए, सब जगह गए। इन परिस्थितियों को देख करके अपने बच्चों को यही सलाह दे दी। जब यहाँ से निर्वाचित किया तो ये सागरमल गोपाल जी अपने परिवार सहित जैसलमेर छोड़ करके नागपुर में चले गए और वहाँ पर अपने जीवन यापन की क्या की, नए तरीके से वहाँ खोजबार की। ठीक है। अब इधर क्या होता है, 1941 के अंदर इनके पिताजी अखेराज जी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखो, इनके जो पिताजी की मृत्यु के बाद यहाँ पर ये जैसलमेर के अंदर आना चाहते थे, लेकिन आ कैसे पाते, क्योंकि इनको निर्वाचित कर दिया। यहाँ आने पर क्या था, महारावल द्वारा इनको गिरफ्तार करके इनको सजा देने की डर था। इसी कारण इनके जो शुभचिंतक थे उन्होंने क्या कहा, आप नहीं आइए। लेकिन सागरमल गोपाल जी ने यह माना कि अगर वो जैसलमेर नहीं गए, है ना, इनके मित्रों ने तो मना किया लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं गए तो उनकी कायरता लगेगी। तो इसके लिए उस समय इन्होंने क्या किया था, तत्कालीन जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनसे मिले, है ना। तो तत्कालीन जो पॉलिटिकल एजेंट थे कौन, A.S. एलिगटन, उनको लिखा, जो उस समय जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर इन तीनों के एक ही पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। उनसे जाकर के सागरमल गोपाल जी जोधपुर के अंदर मिले और जोधपुर के अंदर उनसे जाकर के कहा कि भाई उनके पिताजी का जो देहांत तो वो वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन जैसलमेर के महारावल वहाँ जाने पर उनके साथ क्या करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे। तो इस संबंध में जैसलमेर के महारावल ने रेजिडेंट थे उन्होंने क्या किया, सॉरी अपने ये दोबारा सुन लो, जो यहाँ के जो अंग्रेज रेजिडेंट थे उन्होंने जैसलमेर के जो दीवान थे उन दीवान को लेटर लिखा
और लेटर लिख करके फिर उस लेटर को पहले तो ज़बानी रूप से सागरमल गोपा को कहा, फिर लिखित रूप से आदेश जो वहाँ के दीवान द्वारा लिखा गया था रेजिडेंट को, वो लिखा करके कहा कि आप जैसलमेर जा सकते हैं, आपके साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार यानी अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। और साथ में सागरमल गोपा को यहाँ का जो रेजिडेंट उस समय का था एलिगेटन, उसने बताया कि वहाँ के दीवान ने मुझे ये सूचना दी है कि आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है और आप जैसलमेर जाओ, वहाँ का दरबार आपके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेगा। तो ये सारी बात, लेकिन ये सब क्या था, एक षड्यंत्र था, उनको फंसाने का षड्यंत्र था। और इस षड्यंत्र का पता तभी चला जब सागरमल गोपा जी जैसलमेर पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही क्या कर लिया उनको, हालांकि पहुँचते समय नहीं, वहाँ से वो क्या करते थे, वापस जब लौटना चाहते थे जैसलमेर से, यानी 25 मई 1941 को, यहाँ लिख देता हूँ डेट, 25 मई 1941 को जब वो जैसलमेर छोड़ने वाले थे, उसी दरमियान उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। और गिरफ्तार करके उनको फिर क्या डाल दिया गया, जैसलमेर की जो जेल थी वहाँ पर डाल दिया। और वहीं उनके साथ में फिर वो अमानवीय बर्ताव शुरू हुआ जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। यानी अब उनके क्या होती है, नारकीय जीवन की शुरुआत होती है ना। लेकिन इन सारे कष्टों को ये झेलते रहे और झेलते हुए ही क्या हो गए, अपने प्राणों की इन्होंने क्या लगा दी, बाजी लगा दी थी। लेकिन फिर भी क्या किया उन्होंने, अपना जो इनके सामने क्या किया, समर्पण नहीं किया। तो यहाँ पर उनको क्या किया, कठोर कारावास की सज़ा दी गई, यानी अलग अलग मुकदमों के अंदर उनको पकड़ करके 3-3 वर्ष की सज़ा दी गई। और फिर इसके अलावा भी इनको क्या किया गया था, जो कुछ 250 रुपये करके इनके ऊपर क्या चलाए गए, जुर्माना भी लगा गया, नहीं डालने पर जुर्माना 6 महीने की और सज़ा थी। तो यहाँ प्रारंभ के अंदर इनको 1 साल तक इनको तो काल कोठरी के अंदर रखा गया था और दूसरे साल इनको भंगी का काम करवाया और ऐसी ऐसी यातनाएं दी इनको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जेल में इनके द्वारा इनके ऊपर जो अमानवीय व्यवहार किया जाता था, इनके बारे में इस समय उसमें जोधपुर के प्रमुख नेता थे जयनारायण व्यास, इनको पत्र भेजा। अब जब इनको पत्र भेजा तो जयनारायण व्यास जी ने ये 8 मार्च 1946 को इसके बाबत एक पत्र पॉलिटिकल एजेंट से भेजा और उनसे अनुरोध किया कि जैसलमेर जाकर के वो वस्तु स्थिति का अध्ययन करें और क्या करें, वो उन सागरमल गोपा जी के साथ में जो अत्याचार हो रहा उनका क्या करें, बचाव करे। क्योंकि आपके आश्वासन पर गया लेकिन वहाँ जाने के बाद में उनके साथ क्या हो रहे, अमानवीय बर्ताव हो रहे। तो जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे उन्होंने आश्वासन दिया कि वो जाएंगे और जाकर के इस सारे मामले को क्या करेंगे, देखेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, 6 अप्रैल 1946 का दिन निश्चित किया था। लेकिन ये बात जब तक वहाँ आती है, वहाँ ये जाते तो उनकी जैसलमेर के महारावल की जो खुरापात उनका भंडाफोड़ होता, तो इससे पहले ही इसको समाप्त करने का निश्चय जैसलमेर के महारावल ने कर लिया था। और ये बात थी 3 अप्रैल 1942 को, जब जेल के अंदर ही सागरमल गोपाल जी को जलाकर मार दिया गया। एक जो पुलिस अधिकारी था, गुमान सिंह नाम था जिसका, उस गुमान सिंह ने जेल के अंदर क्या कर दिया, इन पर जो केरोसिन डाल करके उनको क्या कर दिया, जला दिया गया था। हालांकि इसको बाद में इन्होंने नगर के अंदर ये बात फैला दी कि सागरमल गोपाल ने खुद को क्या लगा दिया। अब उसके हाथ पैर तो बेड़ियों से जकड़े हुए, रस्सा बंदा कैसे लगा सकता है अपने खुद को आग, लेकिन ये लगा दी। और इसके बाद में इनका इलाज नहीं करवाया गया, है ना। यानी दिन भर वो वहीं तड़पते ही रहे जेल के अंदर, यहाँ तक कि उनकी बेड़ियाँ भी नहीं खोली गई। और फिर शाम को जब अंधेरा होने के बाद चुपके से इनको खाट पर जो डाल करके अस्पताल ले गए और अस्पताल लेने के बाद भी उनको कोई इलाज नहीं किया, वहाँ वो कराहते ही रहे, है ना, चिल्लाते ही रहे, कोई प्रकार का उनको इलाज नहीं किया गया। तब उनको 4 अप्रैल को, है ना, दिन को लगभग 10 बजे के आसपास उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी हॉस्पिटल के अंदर ही। बाद में उनकी पत्नी के ज़्यादा उनकी तड़प देखने के बाद उनकी पत्नी एक डॉक्टर को लेकर आई और उसने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाते ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से इस घटना से वहाँ का जो जैसलमेर का जो जनमानस है उसको क्या कर दिया, झकझोर दिया। और वहाँ पर इस निरंकुश शासन का क्या होने लगा, विरोध होने लगा।
लोगों ने बड़ी मात्रा के अंदर क्या लगा दिया, जुलूस निकाल दिया और सभी जगह सागरमल गोपा की जय हो, पुलिस अफसर गुमान सिंह मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जैसे क्या किए गए, नारे लगा दिए गए। और हालांकि इसके बाद भी वहाँ जन जागृति का कार्य चलता ही रहा, यहाँ तक कि लोगों ने खून का बदला खून के नारे भी दीवारों के ऊपर लगाए। और बाद में जाकर के जैसलमेर के अंदर क्या हुआ, अनंत गोतवा प्रजा मंडल के नेतृत्व में ही क्या हुआ था, आज़ादी का सूरज उगा था, जो हम क्या पढ़ेंगे इससे आगे वाले अगले पार्ट के अंदर हम देखेंगे। अब हम देखेंगे ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जो अंग्रेजी सल्तनत या रियासती राजाओं के कोपभाजन बनकर कभी जेल नहीं गए, नहीं उन्हें यातनाओं के दौर से गुजरना पड़ा, जो एक सामान्य विद्रोही देशभक्त की तरह अपना जीवन गुजारते हैं, और जिनको ने नहीं कभी ओजस्वी भाषण दिए, फिर भी उन्होंने राजस्थान के अंदर जो क्रांतिकारी भूमिका है उस भूमिका को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उनकी गिनती अग्रणीय व्यक्तियों के अंदर की जाती हैं जिन्होंने राजस्थान के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको संगठित किया। तो हाँ, हम पढ़ रहे हैं दामोदर दास राठी के बारे में, जिनका जन्म 1882 में हुआ और मृत्यु हुई थी 2 जनवरी 1918 को। अब हम देखेंगे इनके व्यक्तित्व के बारे में। हालांकि ये कहाँ से संबंधित थे, ब्यावर से। तो इतना सब कहने के बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि इनका काम था सक्रिय क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग नहीं लेना, बल्कि पीछे पृष्ठभूमि से कार्य करते हुए क्रांतिकारियों की क्या करना था, मदद करना था। तो ये सारा काम करते थे। इनके इन्हीं विचारों से, इनकी इसी देशभक्ति और दृष्टि के कारण ये उग्र क्रांतिकारियों, श्रेष्ठ पुरुषों और अन्य देशभक्तों और विचारकों को अपने जो व्यवसाय के माध्यम से ये कहाँ पर लेकर आए, इनको ब्यावर ले आए, यानी राजस्थान के अंदर ला करके बसा दिया। जो कृष्णा मिल के ये बाद में जो इनके जिसमें ये कार्य करते थे उनसे संबंधित रहते हुए इन्होंने उस समय के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी और विचारक श्यामजी कृष्ण वर्मा को अपने साथ जोड़ा था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा को ही इसके लिए श्रेय जाता है कि वो दामोदर दास राठी को क्रांति के पथ पर लेकर के आए थे। तो अब देखते हैं इसमें राजस्थान के अग्रणी स्वतंत्रता प्रेमियों में इनका क्या लिया जाता है, नाम लिया जाता है। ये उद्योगपति थे, लेकिन उद्योगपति कौन सी, जो कृष्णा मिल चलाया करते थे, और साथ में राव गोपाल सिंह और अरविंद घोष को संपर्क में भी रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको क्रांतिकारी मार्ग पर जो लाने का मुख्य श्रेय है वो श्रेय किसको है, श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाता है। इसके अलावा इनके विचारों और कार्यों के कारण जो बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग भी इनसे क्या हुए, जुड़े। और जो अरविंद घोष है इनका भी संपर्क रहा, वो खुद यहाँ पर इनसे मिलने के लिए ब्यावर आए थे। और राव गोपाल सिंह खरवा ने, जब रासबिहारी बोस ने 21 फरवरी 1915 को संपूर्ण भारत के अंदर क्रांति छेड़ने का निश्चय किया था, तो इसके लिए राजस्थान के अंदर जो काम सौंपा गया था वो इन्हीं राव गोपाल सिंह को सौंपा गया था। तो राव गोपाल सिंह ने यहाँ पर क्या किया था, अस्त्र शस्त्र जो एकत्रित किए थे उनके लिए सारी धन की व्यवस्था है वो दामोदर दास राठी ने की थी। यानी धन के माध्यम से इन्होंने क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ हैं उनको संगठित करने का इन्होंने कार्य किया था। इसके अलावा इन्होंने ब्यावर कहाँ पर, अजमेर के अंदर आर्य समाज और होम रूल जो आंदोलन हुए थे उनकी भी क्या की शाखाएं खोली। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होम रूल आंदोलन कब चलाया गया। और ये तिलक की उग्र नीति के भी प्रबल संपर्क थे। इसी कारण बाल गंगाधर तिलक के साथ में इनकी वैचारिक जो निकटता के कारण ये ब्यावर समवे इन दामोदर दास राठी से मिलने के लिए आए। और गांधी जी भी जब इस क्षेत्र में आए तब वो भी इनसे मिलने के लिए आए। लेकिन ऐसे क्रांतिकारियों की थोड़ी छोटी सी उम्र में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगर ये लंबे समय तक जीते तो कहा जाता है कि गांधी जी को साबरमती आश्रम से ये ब्यावर ले आते, यानी जो स्थान वर्धा और साबरमती आश्रम का है वही स्थान अब राजस्थान और ब्यावर का होता। अगला हमारा व्यक्तित्व है स्वामी गोपाल दास जी, जिनका समय है 1882 से 1939। ये भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुए, जिनका भी क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर हम कह सकते हैं अविस्मरणीय
योगदान रहा है। ये चुरू तत्कालीन बीकानेर जो रियासत है उस रियासत से संबंधित है। कठिन और जो कष्टपूर्ण जो इनकी संघर्ष है, इनका जीवन काल है, उससे जीते हुए इन्होंने अपने जीवन को क्या कर लिया था, तराश लिया था और जन सेवा के लिए और लोगों को कल्याण के लिए हमेशा ये तत्पर रहा करते थे। इनकी इसी जो कार्यों के कारण ये इतने वहाँ के क्षेत्र में आदरणीय हो गए थे कि कई लोग तो उन्हें अपना भगवान भी समझने लग गए थे। जब उस क्षेत्र में फैली महामारी के समय उन्होंने लोगों की बढ़ चढ़ करके क्या की थी, मदद की थी। इन्हें बीकानेर क्षेत्र के सुरू क्षेत्र में स्वतंत्रता की अलग जगह, देखो इसमें विशेषकर बीकानेर का सुरू क्षेत्र ही नहीं, संपूर्ण बीकानेर राज्य और आस पड़ोस के जो क्षेत्र है उसमें भी अलग जगाने का श्रेय इन्हें ही जाया जाता है। इन्होंने हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी, विक्रम संवत 1964 यानी 1907 ईस्वी के अंदर अशिक्षा और कुरीतियाँ जैसी जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो हितकारिणी सभा है, जिसका पूरा नाम है सर्व हितकारिणी सभा, इस सर्व हितकारिणी सभा की इन्होंने स्थापना की थी। इसके साथ साथ इन्होंने शिक्षा की प्रगति के लिए भी कार्य किए। इसके लिए इन्होंने महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो पुत्री पाठशालाएं स्थापित की और इसके अलावा इन्होंने जो अछूत वर्ग था, जिससे हम कह सकते हैं हरिजन जो आज कहते हैं, लेकिन उस समय हरिजन नाम नहीं दिया गया था, तब के समय में इन्हें अछूतों के लिए कबीर पाठशालाओं की स्थापना की थी। यानी ये इस मामले में उस समय गांधी जी से भी आगे थे। गांधी जी ने संभवतः इन्हीं से प्रेरणा ली होगी, यानी गांधी जी तब तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया था, इतना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व नहीं हुए थे, तब तक इन्होंने अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की इन्होंने स्थापना करवाई थी। इसके अलावा और भी जैसे महिला आश्रम है, विधवा महिलाओं के लिए इन्होंने काम किए और साथ में उनके लिए जो रोजगार की भी इन्होंने क्या की थी, व्यवस्था की थी। उन्हें छात्रवृत्तियां भी प्रदान की थी। अब टर्निंग पॉइंट क्या होता, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कब हुआ था, 1931 के अंदर, सितंबर 1931 के अंदर जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर आयोजित किया जा रहा था। इसमें भाग लेने के लिए बीकानेर के जो महाराजा थे, इस समय कौन थे, गंगा सिंह, वो वहाँ भाग लेने गए हुए थे। तो उनके विरुद्ध अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के कार्यकर्ता थे, जिसमें चंदलमल बहड़ा और उनके साथी लोग थे। उन्होंने क्या किए थे, वहाँ पर्चे बांटे थे। पर्चे कैसे, बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक इन्होंने एक वहाँ पर्चा बांटा था, जिसमें बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह हैं उनके काले कारनामों का खुलासा था। तो इस कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर के महाराजा का क्या हुआ, अपमान हुआ। तो महाराजा वहाँ से चुपचाप कहाँ लौट आएंगे, स्वदेश आकर के उन्होंने सभी जो सार्वजनिक नेताओं को बिना मुकदमा चलाए बंदी बना लिया। उसमें चंदनमल बहड़, सत्यनारायण और गोपाल, जो स्वामी गोपाल दास है, ये भी उसके अंदर शामिल है। इसके लिए 1932 के अंदर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह यहाँ पर एक काला कानून बना करके इन लोगों को बिना मुकदमा चलाए क्या डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया था। जिसके बाद में बहुत यानी लगभग कह सकते हैं काफ़ी समय बाद में इनको लगभग 2.5 साल की इनको सज़ा सुनाई गई थी और बाद में जाकर के इनको यहाँ से निर्वाचित कर दिया और अंतिम समय इन्होंने कहाँ पर व्यतीत किया था, ऋषिकेश के अंदर इन्होंने व्यतीत किया था और वहीं पर बाद में जाकर के इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिनके कारण संपूर्ण बीकानेर और उसके आस पड़ोस के जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र के अंदर क्या आई थी, क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं या लोगों के अंदर कह सकते हो जन जागृति है, उस जन जागृति का जो बीजारोपण इन्होंने किया था। और समाज सेवा में तो कह दो इनके बराबर कोई नहीं कह सकते। यहाँ के अकाल के समय कहो या और अन्य कई विपत्ति के समय, चिकित्सा के क्षेत्र में कहो या गोवंश की वृद्धि के क्षेत्र में कहो, तो इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने उल्लेखनीय जो मानवीय सेवा है उसका जीवंत प्रतीक बन चुके थे, जिसकी मिसाल वर्तमान समय के अंदर मिलना बड़ी दुर्लभ है। इसी कारण ये जनता जनार्दन की अंत समय तक क्या करते रहे, सेवा करते रहे। प्रधान मानवीय सत्य है स्वतंत्रता आहा, वर्णे धर्म कर्म मर्म मंत्र ही यही रहा, महान प्राण प्राणवारी के तुम्हें ही खोजते, नमामि विश्व वंदनीय अंतमा स्वतंत्रते।
ये उक्ति कहने वाले और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक ठाकुर केसरी सिंह बारठ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने भारत की आज़ादी का जो महत्वपूर्ण भार है उसको अपने कंधों पर उठाया था और निरंतर इस क्षेत्र में वो कार्य करते रहते। इसके लिए इन्होंने अपना संपूर्ण परिवार, अपने बेटे प्रताप सिंह बारठ, भाई जोरावर सिंह बारठ और अपने दामाद ईश्वरदान आसिया को भी इसी क्षेत्र के अंदर लगा दिया था। इन्होंने राजपूतों और सामंतों के अंदर जो क्रांति की प्रेरणा है वो जागृत करने का भी कार्य किया था। तो ऐसे ही प्रबल क्रांतिकारी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठाकुर केसरी सिंह बारठ, जिनका जन्म 21 नवंबर 1872 को मेवाड़ राज्य की शाहपुरा रियासत के एक ठिकाना था देवपुरा खेड़ा, वहाँ पर हुआ। ये पहले शाहपुरा रियासत में पड़ता था और वर्तमान के अंदर जो ये भीलवाड़ा राज्य के अंदर है। केसरी सिंह बारठ चारण जाति से थे, इसी कारण एक अच्छे कवि भी थे, जागीरदार भी थे, अच्छे क्रांतिकारी भी थे, अच्छे लेखक भी थे। तो कई तरीके से ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके बारे में हम अलग अलग पक्षों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो अपने पिता, इनके पिताजी जो कृष्ण सिंह थे से उन्होंने विदेशी दासता के प्रति विरोध सीखा था। कृष्ण सिंह जी भी इनके पिताजी बहुत ही अच्छे लेखक थे जिन्होंने इतिहास पर काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। इसके अलावा कृष्ण सिंह जी ने एक समय जब चित्तौड़ के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती और एक मौलवी साहब के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था, उसके बीच में इन्होंने मध्यस्थता करने का भी कार्य किया था। मेवाड़ के महाराणा के विश्वस्त बनकर, यानी मेवाड़ के महाराणा के ये प्रारंभ में क्या बन गए थे, सलाहकार बन गए थे। और सलाहकार बनकर उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा को 1893 में क्या किया था, मेवाड़ आमंत्रित किया था। यानी इन्हीं के कारण जो मेवाड़ के अंदर आए थे कौन, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बाद में इस क्षेत्र में सक्रिय रहे थे। फिर कल वाले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था जब हमने दामोदर दास राठी बना तो उनके यहाँ पर भी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या की थी, नौकरी की थी, तो यहाँ आमंत्रित किया था। तो इससे क्या हो गया, अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अंग्रेजों को लगने लगा कि महाराणा के अंदर जो मेवाड़ के महाराणा है उसमें फतेह सिंह जी, उनके अंदर क्रांतिकारी विचारों का बाहुल्य हो रहा है और मेवाड़ के अंदर जो अंग्रेज विरोधी भावनाएं क्या हो रही है, पनप रही है। तो ऐसी स्थिति को अंग्रेज क्या थे, सहन करने वाले नहीं थे। यानी इस कदम को उन्होंने सहन नहीं किया कि जो केसरी सिंह बारठ जैसे लोग श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारी लोगों को लाकर के उच्च पदों पर नियुक्त करवाएं। इसी कारण वहाँ के मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, इस समय जो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम कर्जन वाइली, विलियम कर्जन वाइली के कहने पर उन्हें क्या कर दिया, नौकरी से निकाल दिया गया था। अब जब इनको यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया तो इनकी विदशा से प्रभावित होकर के, है ना, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, तो इसी कारण इनकी जो विद्वता से प्रभावित होकर के कोटा के जो महाराव थे उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ बुला लिया। तो उनके आग्रह पर वो कहाँ चले गए, कोटा चले गए। और कोटा के अंदर उन्होंने 1902 से 1907 तक कोटा राज्य में सुप्रिटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफी के पद पर इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर रहते हुए कार्य किया था और अपने कार्यों से कोटा राज्य को भी इन्होंने क्या किया था, लाभान्वित किया था, जिसकी प्रशंसा कोटा के महाराव ने पहले ही सुन रखी थी। इसी कारण जब उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज विरोधी वहाँ भावनाएं अनप रही है तो उनको तुरंत ही अपने राज्य के अंदर क्या कर दिया, बुलावा भेज दिया था। उनका संपर्क निरंतर अर्जुन लाल सेठी जो उस समय और गोपाल सिंह खरवास से बने रहे। देखो राजस्थान के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियों के 3 केंद्र थे, यानी 3 स्कूल हम कह सकते हैं। एक स्कूल था कोटा, तो कोटा स्कूल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो समय केसरी सिंह बारठ जी कर रहे थे। दूसरा स्कूल था जयपुर स्कूल, तो जयपुर स्कूल का जो नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन लाल सेठी। तीसरा था अजमेर स्कूल जिसका नेतृत्व कर रहे थे खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह। वे शीघ्र ही रास बिहारी बोस के विश्वास पात्र बन गए। कौन, ठाकुर केसरी सिंह। देखो रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ये संपूर्ण भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने का कार्य कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने राजपूताना क्षेत्र का जो कार्य है वो किसको सौंप रखा था, ठाकुर केसरी सिंह बारठ को ही सौंप रखा था। और इसके लिए इन्होंने
जो वीर भारत सभा जैसी संस्थाओं की भी स्थापना की थी। तो राजस्थान में सशस्त्र क्रांतिकारी दल संगठन का पूर्ण दायित्व किस पर था? केसरी सिंह बारठ पर आ गया। और केसरी सिंह बारठ ने ये कार्य बड़ी बेखूबी से गोपाल सिंह खरवा आदि के साथ में मिलकर के संपन्न किया था। उन्होंने सशस्त्र क्रांति के लिए साधन जुटाने के लिए तथा लड़ाकू सैनिक जातियों को संगठित करने का भी काम किया था। इसके लिए ठाकुर केसरी सिंह बारठ ने राजपूतों को अपने साथ में जोड़ने का, राजपूत और जो सामंत लोग थे उनको इस क्षेत्र में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। और उनकी सहायता लेकर के विभिन्न प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र आदि है उनको क्या किया था? इकट्ठा करने का कार्य किया था। सिगरी उनकी प्रसिद्धि किसके रूप में? एक अच्छे कवि थे, काफ़ी सारी इन्होंने कविताएं भी लिखी, अच्छे लेखक, काफ़ी पुस्तकें भी लिखी थी और राष्ट्र सेवक के रूप में क्या हो गई थी? चारों तरफ फैल गई थी। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण घटना इनके जीवन की होती है, वो घटना का हम यहाँ अध्ययन करेंगे जिस घटना से क्या हुआ, एक युग परिवर्तनकारी घटना इसको हम कह सकते हैं, जिसके द्वारा मेवाड़ के महाराणा ने अपना जो उद्देश्य उस उद्देश्य को क्या कर लिया था? बदल दिया था। उसी उद्देश्य के बारे हम क्या करेंगे? देखेंगे। 1903 के अंदर जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में जाने की स्वीकृति दी, 1903 के अंदर उस समय के तत्कालीन जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने दिल्ली के अंदर क्या किया था? दरबार का आयोजन किया था। और इस दिल्ली दरबार के अंदर क्या किया जाना था? लॉर्ड कर्जन ने सभी रियासतों को के राजाओं को फरमान भेजा कि आप क्या ये दिल्ली आइए, दिल्ली आओगे तो आपको क्या दिया जाएगा? किताब दिया जाएगा, आपको इनाम दिया जाएगा, आपको क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। ऐसा ही फरमान मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंचा और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में जाने की स्वीकृति दे दी। जब इस कृत्य की सूचना केसरी सिंह बारठ को मिली तो उन्होंने मेवाड़ के महाराणा को 13 सौटे लिख भेजे। और 13 सौटे क्या थे? एक चेतावनी के रूप में थे। इसी कारण इसे चेतावनीरा सुंगुटिया के नाम से कहा जाता, जो उन्हें रेल मार्ग से जाते समय प्राप्त हुए थे। इन्हें पढ़कर के महाराणा का मंतव्य बदल गया, यानी और वो दिल्ली पहुंचकर भी दिल्ली दरबार में क्या हुए? शामिल नहीं हुए थे। अब इसमें क्या था? सौटों में, और जिनके कारण इनका मंतव्य बदल गया। तो ये वो शॉर्ट है जिसमें से एक दो मैं आपको अभी पढ़ कर के भी सुनाऊंगा। और इन शॉर्टों के माध्यम से ही इनके अंदर जो मेवाड़ के महाराणा के अंदर जो स्वाभिमानी प्रेरणा यानी आत्म गौरव जागृत हुआ था। और वे वहाँ पर दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में जाकर के भी लॉर्ड कर्जन के उस दरबार के अंदर शामिल नहीं होते। ऐसे शॉर्ट हैं जिसे सुनकर आपका हृदय भी क्या हो जाएगा? देश के प्रति आलंबित हो जाएगा। ये शॉर्ट था, पग पग भम्या पहाड़, धरा छाड़ी राख्यो धर्म, ईसु महाराण रह मेवाड़ हृदय वसिया हिंदरे। यानी ये कहा था, इससे पहले के महाराणा हुए जो पैदल भी घूमे, पूरे पहाड़ पहाड़ पर घूम गए, है ना, सब धरती को छान मारा, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा और हिंद के हृदय में वसे रहे। और फिर दूसरा दुआ इसने जो इससे भी बहुत बढ़िया था कि घन गलिया घमसाण, तोई राण सदा रहिया निडर, तब पेकता फरमान हलसन किम फतवल हुए। इन्होंने कहा था आज से पहले कभी भी मेवाड़ का महाराणा दिल्ली नहीं गया, कितने भी बड़े युद्ध हो गए, युद्धों के अंदर वो निडर होकर लड़ते रहे, कभी भी डरे नहीं। लेकिन आज एक फरमान देख करके महाराणा फतेह सिंह एक अंग्रेजों का फरमान देख करके डर गया और दिल्ली के लिए चला गया। इससे पहले किसी ने दिल्ली दरबार के अंदर हाजिरी नहीं लगाई थी। दूसरा इस एक और देख लेते, तीसरा, दे असस दी मुल केलो मन ही मना, दम्बीगढ़ दिल्ली शीश नमता शीशवत। उसने कहा था दिल्ली के अंदर जाकर उनके आगे शीश नवाओगे। इससे पहले मेवाड़ के महाराणा दूसरों को क्या दिया जाते थे? आशीष दिया करते थे, उनको सम्मान दिया करते थे, उनको इनाम दिया करते थे। और आज वही महाराणा इनाम के लिए दिल्ली जाएगा और उनके आगे अपना शीश झुकाएगा। तो इस तरीके की बातों को सुन करके जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी है उनके अंदर का क्या हुआ? गौरव पुनः जाग उठा था। इसी कारण दिल्ली जाने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया था? दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। तो इस घटना के पीछे जब अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई कौन है? केसरी सिंह है इस सारी घटना के पीछे। तो इसी कारण अब केसरी सिंह बारठ क्या है? अंग्रेजों की आँख की क्या बन गए? किरकिरी बन गए थे।
सरकारी गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार उनका संबंध रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी जैसे क्रांतिकारियों के साथ में बनाया गया। और उसमें राजस्थान के अंदर एक रिपोर्ट अंग्रेजों ने प्रकाशित की थी मोस्ट वांटेड की, जिनको अंग्रेजों के अनुसार जिन लोगों पर क्या रखनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, तो उनमें सबसे ऊपर नाम था, वो था केसरी सिंह बारठ जी का ही नाम था। उन पर राजद्रोह, ब्रिटिश फौज के भारतीय सैनिकों को शासन के विरुद्ध भड़काने, षड्यंत्र में शामिल होने के साथ साथ प्यारे राम नामक साधु की हत्या का भी आरोप लगाया गया। यह महत्वपूर्ण ध्यान रखना, प्यारे राम नामक जो साधु थे उनकी हत्या का आरोप इनके ऊपर लगाया गया था और इसके कारण इनको क्या मिली थी, सजा भी मिली थी। अब क्या है प्यारे राम साधु हत्याकांड, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, प्यारे राम नाम का एक जोधपुर का साधु था, जिसे जोधपुर से कोटा इस बहाने पर इन क्रांतिकारियों ने ले गए थे कि हम बद्रीनाथ की यात्रा पर जाएंगे, और वहाँ पर कोटा में ले जाकर इन्होंने इसकी हत्या कर दी। तब हत्या किस लिए की गई थी? क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी, धन की प्राप्ति के लिए क्या की गई थी, इसकी हत्या की गई। हालांकि इनके साधु के पास कोई धन वगैरह प्राप्त नहीं हुआ था। इसी के कारण बाद पर इसकी हत्या का जो मुकदमा इसमें चलाया गया, जिसमें केसरी सिंह बारठ, सोमदत्त लहरी, रामकरण, हीरालाल जालोरी और जो लक्ष्मीलाल भटनागर नामक ये 4 व्यक्तियों के ऊपर क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया, जिसमें बाद में चल कर के जो लक्ष्मीलाल भटनागर ये क्या बन गए थे, सरकारी गवाह बन गए थे। और बाकी इसमें से लोगों को अंग्रेजों ने क्या की थी, सज़ा सुनाई थी, जिसमें ठाकुर जो केसरी सिंह बारठ है उनको भी क्या चलाएंगे, 20 वर्ष की इनको सज़ा सुनाई गई थी। उन्हें 20 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और सज़ा सुना करके कहाँ रखा गया, कोटा की जेल के अंदर रखा गया। अब देखो, जब इनको कोटा की जेल में रखा गया तो बड़े बड़े लोग कोटा के जाकर के इनके मिलने के लिए जाया करते थे, है ना। तो इस बात से अंग्रेजों ने कोटा के महाराव पर दबाव डाला कि वो अपने खर्च पर इनको कहीं दूसरी जेल के अंदर शिफ्ट कर दे। तब कोटा के महाराज ने तत्कालीन समय का बिहार प्रांत, वर्तमान में झारखंड जिले की हजारीबाग सेंट्रल जेल है, उस हजारीबाग सेंट्रल जेल के अंदर केसरी सिंह बारठ को रखा था। 1920 में बारठ जी ने जेल से छूटने के बाद उन्होंने राजपूताना के एजीजी को क्या लिखा, लेटर लिखा। अब वहाँ से छूटने का किस्सा भी बड़ा असंभव है। यहाँ का जो जेल के अंदर जो जेलर था, है ना, यानी जो जेल का इसका अध्यक्ष था, उसने क्या किया था, केसरी सिंह बारठ की प्रतिभा को बढ़ाई पहचाना था। यानी केसरी सिंह बारठ जब एक दिन कैदियों को दाल साफ करने के लिए दी गई थी, तब उस दाल के जो दाने थे, दानों से केसरी सिंह जो बारठ थे उन्होंने भारत का नक्शा बना दिया था। और बाकी जो दाने, इसके अलावा दानों से वो कैदियों को अक्सर ज्ञान करवा रहे थे। तो इनकी प्रतिभा को जब समझा उसके जेल के अध्यक्ष ने, तो उन्होंने जाना कि ये तो संस्कृत के महान पंडित हैं। तब उन्होंने अपनी पत्नी के लिए, जिसकी संस्कृत जानने की बहुत इच्छा थी, उनके शिक्षक के रूप में उनको नियुक्त कर दी। और बाद में उनके प्रयासों से इनको हजारीबाग सेंट्रल जेल से क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया था। तो जेल से छूटने के बाद जब आए 1920 के अंदर, तब जो राजपूताना के एजीजी थे उनको उन्होंने पत्र लिख करके राजपूताना की भारतीय रियासतों में उत्तरदायी शासन पद्धति जो कायम करने की एक योजना प्रेषित की थी। इस योजना में उन्होंने क्या लिखा था, राजस्थान के अंदर एक जो विधानसभा जैसी कोई संस्था गठन करने का काम लिखा था, जिसका नाम था राजस्थान महासभा। राजस्थान महासभा का गठन का सुझाव दिया था, जिसके 2 सदन होने थे, यानी वर्तमान जैसे संसद है अपने उसकी टाइप की थी। राजस्थान महासभा के गठन का सुझाव दिया, जिसके 2 सदन, एक सदन का नाम था भूस्वामी मंडल, यानी जिसमें कौन होंगे, ये जागीरदार वगैरह होंगे, और दूसरा था सार्वजनिक प्रजा परिषद, जिसमें सामान्य जनता से ये क्या थे, संबंधित थे। तो इस तरीके की योजना इन्होंने वायसराय को प्रस्तुत की, हालांकि उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ये आप देख सकते हो, एक तरफ अर्जुनलाल सेठी जी है और एक तरफ केसरी सिंह बारठ जी है। अब देखते हैं इसके बारे में आगे, जो नेक्स्ट इन्होंने और क्या काम किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया था, उन कार्यों के बारे में भी हम इनके अध्ययन करेंगे। तो 1929 में बारठ जी के
विचार क्या हो गए थे, अहिंसात्मक हो गए थे। बाद में हालांकि जेल से छूटने के बाद, और जब जेल से ये छूटे थे तभी इनको अपने पुत्र प्रताप सिंह बारड के शहीद होने की जानकारी मिली थी। जब इनको शहीद होने की जानकारी मिली थी तो उन्होंने कहा था भारत माता का लाल उसके लिए शहीद हो गया, यानी जिस मंजिल के लिए उसको तैयार किया गया था उस मंजिल तक वो पहुंच गया था। तो बहुत ही अच्छा और स्वाभिमानी तरीके से उन्होंने इसका क्या दिया था, जवाब दिया था। और बाद में कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में भी उन्हें क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। इसको आमंत्रित किसने किया था, जो जमनालाल जी बजाज थे उन्होंने इसे उस समय होने वाले कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में आमंत्रित किया था, जहां राजस्थान के एक और व्यक्ति थे जिसे हम राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का जनक भी कहते हैं, जिनका नाम है विजय सिंह पथिक जी। उन्होंने इनके नाम पर राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र यहाँ वर्धा से प्रकाशित किया। बाद में 1941 में अगस्त माह के अंदर इनका क्या हो गया था, स्वर्गवास हो गया था, यानी इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब देखो आगे इनके और विचारों में। केसरी सिंह बारड हिंदी भाषा के पक्षधर थे। इन्होंने अंग्रेजी की जगह हिंदी भाषा को जो संरक्षण देने की बात लिखी थी और उसको ही राजकीय भाषा और शिक्षा का माध्यम बनाने की इन्होंने बात कही थी। उन्होंने क्षत्रिय जो जागीरदारों और उमरावों को परामर्श दिया कि वे मेयो कॉलेज के स्थान पर स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं में अपने बच्चों को स्थान दिलाएं, और इसके लिए इन्होंने 1904 में क्षत्रिय कॉलेज की जो रूपरेखा बनाई, किंतु उनको समर्थन नहीं मिला। तो इस तरीके से इनको मानना था कि अंग्रेजियों द्वारा स्थापित ये संस्थाएं, जिसमें विशेषकर मेयो कॉलेज की स्थापना जो राज परिवारों के बच्चे थे उनकी शिक्षा के लिए की गई थी, जिसमें अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था कि ये राजा लोग क्या करें, आम जनता से, जन सामान्य से क्या हो जाए, कट जाए, अंग्रेजी विचारों के अंदर डल जाए और उनके बड़े समर्थक बन जाए और जनता से इनका पूरा ही संपर्क क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। तो इस कारण केसरी सिंह बारड जी ने कहा कि इनकी जगह क्या की जाए, क्षत्रिय कॉलेज की स्थापना की जाए, जिसमें राष्ट्रवादी भावनाओं को इनके अंदर, जो राजाओं के अंदर, उनके परिवारों के अंदर, उनकी पीढ़ियों के अंदर क्या किया जाए, भरा जा सके। और इसी कारण इन्होंने अपने पुत्र प्रताप सिंह बारड को अंग्रेजी संस्थाओं में भेजने की बजाय जयपुर में अर्जुनलाल सेठी जी के पास वर्धमान विद्यालय में अध्ययन करवाने के लिए भेजा था। 1908 में इन्होंने एक योजना द्वारा उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए इंग्लैंड के स्थान पर छात्रों को जापान भेजना प्रस्तावित किया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। अब देखो क्यों, क्योंकि इंग्लैंड जो भारत का क्या था, भारत पर शासन कर रहा था। इनका मानना था कि अगर भारत के बच्चे इंग्लैंड अध्ययन करने जाएंगे तो वहीं वो औपनिवेशिक शासन सीखेंगे और भारत के अंदर अंग्रेजों का जो शासन है वो स्थापत्य को, औचित्य को उचित मानेंगे और कभी भी वो भारत की आज़ादी में कोई अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। इस तरीके की शिक्षा वहाँ से प्राप्त करेंगे, उनके अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं पनप पाएगी। जबकि उन्होंने उस समय देखा जापान जो 1905 के अंदर क्या करता, रूस को हरा चुका था, वहाँ राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। तो इसी कारण इन्होंने कहा कि बच्चों को जापान भेजा जाए ताकि वहाँ की राष्ट्रवादी भावनाएं उनके अंदर आए और देश के अंदर आकर के वो बच्चे क्या करें, शिक्षा प्राप्त करके देश की आज़ादी के लिए कार्य करें, राष्ट्रवादी भावनाएं अन्य लोगों के अंदर भी उनका संचार करें। इस प्रकार स्वतंत्र प्रेम के साथ साथ भारत जी ने मातृभाषा एवं स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की प्रोत्साहन में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो इस तरीके से ये राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, है ना, जिनका रहन सहन, प्रकृति, स्वभाव भी अपने आप में महत्वपूर्ण था। इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत सारा प्रयास भी किया था, कई पुस्तकालय भी इन्होंने स्थापित किए थे। हालांकि ये सब कुछ इनका स्वतंत्रता की वेदी के समय इनसे छीन लिया गया, लेकिन अंत समय तक इन्होंने क्या किया था, अपने उद्देश्य पर अडिग रहे थे। कैसा लगा ये पाठ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।